हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हमने लैब असिस्टेंट के फर्स्ट वीडियो में पदार्थ के मूलभूत कण, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन के बारे में पढ़ा था। अब हमारा सेकंड टॉपिक रहेगा रदरफोर्ड मॉडल। उससे पहले हम थॉमसन मॉडल के बारे में थोड़ा सा समझेंगे। थॉमसन मॉडल को प्लम पुडिंग या तरबूज मॉडल भी कहा जाता है। जैसे ये हमारा तरबूज है, तरबूज का जो अधिकांश भाग होता है वो लाल होता है, उसे नाभिक की संज्ञा दी गई है। जबकि नाभिक के अंदर या फिर कहते तरबूज के अंदर जो बीज होते हैं उसको इलेक्ट्रॉन कहा गया है। अर्थात नाभिक में इलेक्ट्रॉन धसे रहते हैं। थॉमसन ने नाभिक में इलेक्ट्रॉन की धसे होने की बात कही थी, जबकि वास्तविकता में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है। तो ये सबसे बड़ी इसकी फीडबैक या कमी रही है। नेक्स्ट हमारा सेकंड टॉपिक रहेगा रदरफोर्ड मॉडल। ये लैब असिस्टेंट का सेकंड टॉपिक है, रदरफोर्ड मॉडल। रदरफोर्ड ने अपने मॉडल के अंदर सोने की पन्नी का यूज लिया था। ये सोने की पन्नी जंग सल्फाइड से लेपित होती है। ये सोने की पन्नी होती है जिसका व्यास 0.01 nm होता है। इसने इसके ऊपर अल्फा कणों का प्रकीर्णन करवाया। जो अल्फा कण होते हैं वो हीलियम परमाणु के कण होते हैं। जब अल्फा पार्टिकल के कण सोने की पन्नी से टकराते हैं तो कुछ कण सीधे सीधे चले जाते हैं। अल्फा कणों का सोने की पन्नी से सीधे जाने का तात्पर्य ये हुआ कि जो नाभिक है वो खोखला होता है। इस वजह से अल्फा कण सीधे टकराकर निकल गए। इसमें से अल्फा पार्टिकल के कुछ कण टकरा के रिफ्लेक्ट हो गए अर्थात प्रतिकर्षित हो गए। इनका रिफ्लेक्शन या प्रतिकर्षण जो है, क्योंकि हमें पता है अल्फा पार्टिकल्स के अंदर पॉजिटिव चार्ज होता है, तो नाभिक में भी कुछ पार्ट पॉजिटिव चार्ज का होने की वजह से इनमें प्रतिकर्षण होता है। इस प्रतिकर्षण के कारण अल्फा कण रिफ्लेक्ट हो जाते हैं। 20,000 में से 1 या 2 कण जो होते हैं वो वापिस टकराकर आ जाते हैं, जिसके बारे में रदरफोर्ड बताने में असमर्थ रहा। ये इसका निष्कर्ष निकला। अर्थात रदरफोर्ड ने नाभिक की खोज की थी। नाभिक में प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन होते हैं। न्यूट्रॉन उदासीन होते हैं। इस उदासीनता की वजह से ही अल्फा कण सीधे की सीधे निकल जाते हैं और नाभिक में प्रोटॉन होने की वजह से हीलियम के कण उनसे प्रतिकर्षित होकर रिफ्लेक्ट हो जाते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास 2 शब्द आते हैं। एक आता है परमाणु और एक भाग आता है हमारा नाभिक। तो नाभिक का आकार मापने के लिए या इसका मापन, जो परमाणु का जो मापन होता है वो किया जाता है एंगस्ट्रॉम कोटि के अंदर, जबकि नाभिक के आकार का जो मापन किया जाता है वो किया जाता है फर्मी कोटि में। 1 एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10⁻⁻10 मीटर, जबकि फर्मी का मतलब होता है 10⁻⁻15 मीटर। अगर परमाणु और नाभिक के आकार की तुलना की जाती है, इनके आकार में जो अंतर होता है वो 10⁵ गुना होता है, क्योंकि हमें पता है परमाणु का आकार और नीचे हो जाएगा नाभिक का आकार। हम आकार की तुलना कर रहे हैं इन दोनों की। तो हम कहते हैं परमाणु का आकार हमने सेंटीमीटर में लिया। सेंटीमीटर में इसका आकार होता है 10⁻⁻8, क्योंकि नाभिक का आकार होता है 10⁻⁻13। जब -13 ऊपर जाते हैं तो 10⁻⁻8 + 13 अर्थात क्या जाता है 10⁻5। सॉलिड यूनिट के आकार में फर्क होता है 10⁻5 का होता है। तो जैसे अगर हम आयतन की बात करें, नाभिक और परमाणु के आयतन की तुलना की जाती है। आयतन का फॉर्मूला होता है 4/3 IR3। R जो है इसका आकार में त्रिज्या से लिया जाता है। तो परमाणु का आकार तो क्या ले लेंगे 10⁻⁻8 का क्यूब, जबकि नाभिक का ले लेंगे 10⁻⁻13 का क्यूब। इसमें जो अंतर आएगा वो आ जाएगा 10⁻15 गुना। तो आयतन में अंतर होगा 10⁻15 गुना का, जबकि आकार में कितना अंतर होगा 10⁻5 का अंतर होगा। अब हम इसमें नाभिक की जो त्रिज्या है, इस नाभिक की त्रिज्या को फाइंड आउट करने का जो एक फॉर्मूला होता है, तो नाभिक की त्रिज्या फाइंड आउट या बोल दो आकार। तो नाभिक की त्रिज्या या इसके आकार की बात की जाती है, ये हो जाएगा R = R0 × 1/3।
R0 जो है वो एक स्थिरांक होता है, उसका मान होता है 8.3 फर्मी, या फिर कह दो 8.3 इंटू 10⁻⁻15 मीटर, और ये बराबर हो जाएगा यहाँ पर द्रव्यमान संख्या। अगर आपको किसी भी परमाणु की हमें नाभिक की त्रिज्या पूछते हैं तो आर की वैल्यू फिक्स होती है, और द्रव्यमान संख्या जैसे जैसे हमारा परमाणु होगा उसके अकॉर्डिंग हम ले लेंगे। ठीक है, अब हम डिफरेंस करके बताते हैं आपको कि नाभिक की त्रिज्या कैसे निकाली जाती है। सपोज करो हमें सोडियम परमाणु की जो है उसके हमें नाभिक की त्रिज्या को कैसे पूछा जाता है। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, आर बराबर R0 1/, या की जगह में फॉर्मूला ले लेती हूँ ताकि 1/3 इसलिए निकाल सको। ये हो जाएगा एल्यूमिनियम। R0 बराबर क्या आ जाएगा 1.3 फर्मी, ऐसे कहते 1.3 इंटू 10⁻⁻15 मीटर। एल्यूमिनियम का द्रव्यमान जो होता है वो होती है, तो हम फॉर्मूला को कर लेते हैं। R0 क्या हो जाएगा 1.3 इंटू 10⁻⁻15 इंटू हो जाएगा 27 इंटू 3/3 का, जो अगर क्यूब निकालेंगे तो आ जाएगा 1.3 इंटू 10⁻⁻15 इंटू 3, तो यहाँ पर आ जाएगा 3.9 इंटू 10⁻⁻15 मीटर। अगर आप फॉर्मूले में लेते तो इसका आंसर आता 3.9 इंटू सॉरी 3.9 फर्मी, और जब मीटर में बात करेंगे तो 3.9 इंटू 10⁻⁻15 मीटर। उस सेंटीमीटर की बात करेंगे तो इस -15 की जगह पर -13 का यूज लेना है। अब हम पढ़ेंगे रदरफोर्ड की कमी के बारे में। रदरफोर्ड के अनुसार क्या होता है, रदरफोर्ड ने बोला है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार पथ में चक्कर लगाता है, और नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच में रिक्त स्थान रहता है। जबकि मैक्सवेल के अनुसार जो होता है, मैक्सवेल ने अपने विद्युत चुंबकीय विकिरणों में कहा था कि जो आवेशित कण होते हैं वो लगातार क्या होते हैं, ऊर्जा का उत्सर्जन करते हैं। इस हिसाब से परमाणु में भी नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हुए उसमें भी क्या होना चाहिए था, ऊर्जा का ह्रास होना चाहिए थी। और अगर ऊर्जा का ह्रास होते हुए उसके अकॉर्डिंग जो इलेक्ट्रॉन है वो धीरे 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 क्या हो जाना चाहिए था, नाभिक के अंदर गिर जाना चाहिए था, जिसे रदरफोर्ड इसे समझाने में असफल रहा था। ये इसकी सबसे बड़ी क्या हो जाएगी, कमी रह जाएगी। ठीक है, इसी बात में आगे और अलग अलग साइंटिस्ट आए थे जिन्होंने समझाया था, जैसे कि बोर आए थे, पर वो हमारे लेब असिस्टेंट के कोर्स में नहीं है, इस वजह से हम उसको आगे नहीं पढ़ते हैं। थैंक यू।